So today this is the last class for current electricity chapter और आज हम इस क्लास में ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स। So सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। A potentiometer circuit is set up as shown in the figure. The potential gradient across the potentiometer wire is 0.025। तो पहला चीज हमें क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है 0.025 and the ammeter present the circuit reads 0.1 ampere when the two-way key is completely off एंड करंट की वैल्यू दे रखी है वो भी तब जब आपकी टू वे की सर्किट में कम्प्लीटली ऑफ है। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ है वो टू वे की। तो हमारे पास जो गिवन सर्किट है वो ये सर्किट है और यहाँ पर वो टू वे की कनेक्टेड है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप ये टू वे की कम्प्लीटली ऑफ रखते हो, यानी कि ये टू वे की इन वन वे हम मान लें कि कनेक्टेड जब नहीं है, तब आपका एमीटर जो रीडिंग ले रहा है वो कितनी ले रहा है, 0.1 एम्पियर वो रीडिंग ले रहा है। तो ये हमें गिवन है और यहाँ पर दो रेसिस्टेंसेस दे रखे हैं R और X और कहा गया है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल 1 and 2 and 1 and 3 is plugged in are 40 and 100 सेंटीमीटर। तो जब आपने 1 और 2 कनेक्ट किया तब आपकी बैलेंस लेंथ थी 40 और जब आपने 1 and 3 कनेक्ट किया तो आपकी बैलेंस लेंथ आ गई 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ R एंड X। सो हमें R और X जो रेसिस्टेंसेस यहाँ पर कनेक्टेड थे हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात, हम इसको इस सर्किट को नाम देते हैं सेकेंडरी सर्किट। तो सेकेंडरी सर्किट है और ये आपका प्राइमरी सर्किट है। हमें पोटेंशियल निकालना है, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस A और J। लेकिन A और J किसके पैरेलल है, आपके रेसिस्टेंस R के पैरेलल है अगर I और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में की कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल आपका R के क्रॉस भी होगा। तो हम पोटेंशियल जब हमें ए जे के क्रॉस निकालना है या हमें आर के क्रॉस निकालना है तो उसके मेथड क्या है, तो हम निकाल लेते हैं। लेट मी कॉल उसकी वैल्यू को मैं बोल देती हूँ E1। तो E1 फाइंड आउट करने का अगर रेसिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो तो IR और E1 फाइंड आउट करने का अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कर रहे हो तो फिर फॉर्मूला बन जाता है KL1। L1 क्योंकि मैं रेसिस्टेंस सिर्फ R ले रही हूँ तो यहाँ L1 है 40 सेंटीमीटर। तो हमने कहा कि अगर हमने सिर्फ R लिया तो जो इसके R के क्रॉस जो पोटेंशियल था और जो AJ के अक्रॉस पोटेंशियल था वो सेम हो जाएगा बिकॉज दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर और पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर पोटेंशियल सेम रहता है तो ये और ये दोनों इक्वेट कर देते हैं। तो आपके पास आ गया IR इज इक्वल टू KL1। अब जो भी वैल्यू हमें दे रखी है वो हमें यहाँ पे पुट करते हैं। I की वैल्यू है 0.1, R हमें मालूम नहीं है, K की वैल्यू 0.025 और लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि ये भी वोल्ट पर सेंटीमीटर ही है तो कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रखिए। R की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे, दैट कम्स आउट एज 10 ओम। अब पार्ट आता है सेकेंड वाले पार्ट में। अब फिर से अगर वो कहता है कि अगर आपने 1 और 3 के बीच में कनेक्शन किया है तो आपकी X और R ये दोनों रेसिस्टेंसेस प्ले में आ गए और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब जो नेट रेसिस्टेंस सर्किट में हो गया वो हो गया R प्लस X। तो अब की बार पोटेंशियल A और J एंड X और इस पॉइंट यानी X प्लस R के बीच में जो पोटेंशियल था वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो लेकिन वो पोटेंशियल तो डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि बैलेंस लेंथ आपकी चेंज हो गई, तो इसको कह देते हैं हम E2। तो E2 हो गया, करंट I था लेकिन रेजिस्टेंस सबकी बार 2 आ गए। एक तो ये बना सर्किट और एक E2 आया आपके पास बिकॉज ऑफ K और लेंथ आ गई थी आपके पास 2। ये दोनों भी इक्वल है तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा R प्लस X इज इक्वल टू KL ऑफ 2। दिस योर इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब आप इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लें तो आपके पास आएगा R बाई R प्लस X इज इक्वल टू L1 बाई L ऑफ 2। क्योंकि K यहाँ और वहाँ कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, I और I यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। वैन आप इसको सॉल्व करेंगे सबकी वैल्यू आपको मालूम है, R आप कैलकुलेट कर चुके हो, R की वैल्यू भी यहाँ पे प्लेस कीजिए, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X और X आ जाता है आपका 15 ओम। मैंने आंसर बताया, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। Now next question, you are given with this circuit and the circuit shows it is having two identical lamps। तो जो लैम्प्स हैं P and Q ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी कि इनकी वोल्टेज और रेसिस्टेंस इनके क्रॉस जो है वो सेम अमाउंट में बोला गया है। व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प्स इफ द रेसिस्टेंस थ्रू द रियोस्टेट इज इंक्रीज्ड, गिव रीजन। अगर आप ये रियोस्टेट के अक्रॉस रेसिस्टेंस बढ़ा देते हो, रियोस्टेट के थ्रू आप रेसिस्टेंस बढ़ा देते हैं
तो ब्राइटनेस क्यू की और पी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहला अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं रियोस्टेट का तो इस पूरे एंटायर सर्किट का, यानी ये क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड बिकॉज द रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, हमारे पास मैं पी और क्यू एंड आर एच का भी एग्जांपल लें तो अगर मान लीजिए आपको आर डैश निकालना है इन दोनों का पैरेलल, तो फिर क्या होना चाहिए 1/q, और सपोज इस रेसिस्टेंस को हम बोल देते हैं R1, ये सिंपली आप इसे R कह दीजिए 1/r, क्योंकि R डैश हमने ले ही लिया है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल हैव QR एंड R प्लस Q, लेकिन हमें तो R डैश चाहिए, तो R डैश इज इक्वल टू QR/R प्लस Q। अब यहीं से आपको हिंट मिल जाता है QR, अगर आपने R इंक्रीज किया है, R आपने बढ़ा दिया है, तो आपका नेट रेसिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन हमें पता है करंट का रिलेशनशिप जो होता है रेसिस्टेंस के साथ इन्वर्स होता है, तो अगर आप रेसिस्टेंस R डैश को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका करंट क्या हो जाएगा, पूरे एंटायर सर्किट में घट जाएगा। अब पूरे सर्किट के अंदर अगर आपका करंट घट गया है तो इसका मतलब ब्राइटनेस P की जो है वो कम होगी। कैसे? As we know कि brightness in series circuit is given as I²R और brightness in parallel is given as V²R, और आपके पास सर्किट के अंदर P सीरीज में है, ये देखिए P सीरीज में है, तो अगर एंटायर सर्किट का करंट कम हुआ है तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप I²R, जबकि Q की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, मतलब बल्ब का रेसिस्टेंस नहीं बदला, एंटायर सर्किट का रेसिस्टेंस बदला था, यानी कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस बदला था। बिकॉज रेसिस्टेंस बदला तो यहाँ की पोटेंशियल बदल गई, तो क्यू नहीं, क्यू का रेसिस्टेंस नहीं बदला है, बट सर्किट का पोटेंशियल वेरी कर रहा है और पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस दिस एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस चेंज हो जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ कम हो गया है पर रेसिस्टेंस सेम है। V का फॉर्मूला होता है IR, तो I कम हुआ है, आपका रेसिस्टेंस सेम है, तो इसके क्रॉस V जो है वो डिक्रीज हो गया, जबकि इसके क्रॉस V जो है इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पर नेट रेसिस्टेंस सर्किट का बढ़ गया है और करंट जो है वो क्या हो गई, कम हो गई है। लेकिन कंपैरेटिवली जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो Q विल, दिस पोटेंशियल विल इंक्रीज, बिकॉज नेट टोटल सम तो सेम ही रहना है, नेट टोटल सम है, इन दोनों का सम मिलाकर इतना होगा वैल्यू जो बैटरी का वैल्यू है, तो वो नेट टोटल सम अगर ये कम हुआ है तो इसको बढ़ना पड़ेगा। इससे भी आप लॉजिक ले सकते हैं। एंड क्योंकि V बढ़ गया, अब V इंक्रीज हुआ है, तो Q की ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, जबकि P की ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो ये कंक्लूजन था, इट वॉज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। दिस इज NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल नंबर है 3.10। तो इस 3.10 एग्जाम्पल को हम लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रेसिस्टेंस ऑफ R ओम ड्रॉज करंट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर। द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ R0. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. तो ये फिगर आपको दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि पूरे वायर का रेसिस्टेंस कितना था। The potentiometer has a total resistance of R0, तो उसके पास टोटल रेसिस्टेंस R0 था और उसके पैरेलल में हमने एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया विच वाज R ओम। तो ये R ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। वो कहता है कि हमें एक एक्सप्रेशन निकालनी है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। इस R के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यानी हमें यहाँ वाला वोल्टेज निकालना है व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जब आपका ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था ये इस पूरी वायर के जस्ट इस पूरे रेसिस्टेंस के मिडल में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड का रेसिस्टेंस हो गया R/2 इस तरफ वाला, और जो रिमेनिंग उस साइड बच गया है वो भी रेसिस्टेंस आपका R0/2 रह गया। तो सबसे पहला काम तो ये है, क्योंकि ये A और B और यहाँ वाला रेजिस्टेंस R, ये दोनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल में हैं, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसको मैं कहती हूँ R डैश जो इसका और इसका निकलेगा वो क्या हो जाना चाहिए। अब मैंने R डैश ही लिख दिया, तो सीधा हम ये लिख देते R0/2, क्योंकि इस पार्ट का R0/2 है, इंटू R नीचे वाले का R है, एंड व्हेन यू विल राइट डाउन R प्लस R0/2, और इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आई एम जस्ट राइटिंग R0 R/2
आर नॉट प्लस 2 ऑफ आर। तो आपके पास ये आर डैश आ गई, यानी कि ए बी के क्रॉस जो रेसिस्टेंस था वो हमारे पास आ जाता है। टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए और सी का टोटल रेसिस्टेंस कितना था, तो इसे मैं कहती हूँ आर नेट, और वो क्या होना चाहिए, इस रिमेनिंग आर नॉट बाई 2 को भी हम इसमें ऐड कर दें, क्योंकि अब ये कॉम्बिनेशन किस में आ गया है, सीरीज में आ गया है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाता है आपके पास आर नॉट बाई 2, एंड आई हैव सिंप्लीफाइड इट, इट विल कम आउट टू बी आर नॉट प्लस 4 ऑफ आर, and in the denominator you will get r naught plus 2r. After solving this series combination you will get this. Now what we have to do, but we have to find out the potential across this one. इसके across हमें potential निकालना है, तो लेकिन potential का फॉर्मूला होता है v is equal to I r net. आर नेट भी नहीं चाहिए हमें, तो इस वाला रेजिस्टेंस चाहिए। चलिए हमें तो निकालना है आर, अगर निकालना है तो सबसे पहले आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा वी, और जो आपका नेट रेजिस्टेंस निकला है वो आर नेट यहाँ पर लिखिए। तो वी तो हमें पता है, मतलब वी की वैल्यू तो वी ही मानेंगे हम उसको, हमें मालूम नहीं है, तो अभी हम उसको ये जो वी गिवन है इसके अक्रॉस वी निकालना है, इसको हम वी ए बी बोल देते हैं। ए बी के अक्रॉस निकालना है, लेकिन ये वाला वी ले रहे हैं अभी हम पूरे नेट सर्किट का वी ले रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरे सर्किट के लिए करंट चाहिए था, तो पहले करंट निकालना है। तो करंट के लिए आर नेट की वैल्यू पुट करते हैं, तो बाकी सारा एक्सप्रेशन आपका सेम रहेगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, लेकिन 2 मल्टीपल में आ जाएगा। तो ऊपर ये जो 2 था ये ऊपर चला गया है, ये देखिए ये 2 ऊपर जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में मुझे लिखना है, और आपके पास v भी आ जाएगी टर्म, और आर नॉट प्लस 2r, यानी डिनोमिनेटर ऊपर v के साथ मल्टीपल में चला गया, एंड आर नॉट बाय आर नॉट प्लस 4 ऑफ r। ये आपका पोटेंशियल का नेट करंट का वैल्यू आ गई। सो ये नेट करंट हमारे पास आ गया। हमें पोटेंशियल निकालना था, वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकालना था, तो वो क्या होगा, करंट ये वाला इनटू रेसिस्टेंस ऑफ ए बी, और रेसिस्टेंस ऑफ ए बी को मैं आर डैश बोल रही थी, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए बी भी बोल देते हैं इसको, हमें कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए बी ऑल्सो। सो यही ए बी का रेसिस्टेंस हमें यहाँ पुट करना है, और करंट की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देते हैं। तो 2v आर नॉट प्लस 2 ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर नॉट एंड आर नॉट प्लस 4 ऑफ आर इनटू ये वाला रेसिस्टेंस जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो था आर नॉट आर बाय आर नॉट प्लस 2 ऑफ आर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है फाइनली। आप चाहो तो इसे आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, जैसे मैं आर नॉट और आर नॉट को कैंसिल करती हूँ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कर ही देते हैं हम कैंसिल, दिस विल कैंसिल ईच अदर। सो आपके बचेगा 2vr बाय आर नॉट प्लस 4 ऑफ आर। दिस विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर जो हमारे को चाहिए था पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से कंक्लूड कर दें, हमने किया क्या, ये पूरी उसने पूछा था कि हमें वो रेसिस्टेंस दो, डराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज, वो वोल्टेज चाहिए अक्रॉस आर व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मिडल में हो उस वक्त आर के अक्रॉस, इस वाले आर के अक्रॉस जो ये लगा हुआ इसके, ये आर की बात कर रहा है, इस आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल था। तो जो इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही आपके ए बी के अक्रॉस होगा, क्योंकि दोनों किस में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यानी इन वन वे हमें निकालना था पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, तो हमें पोटेंशियल ए बी के अक्रॉस निकालना था। अब ए बी के अक्रॉस कैसे निकालें, तो सबसे पहले तो हमें इस सर्किट का करंट चाहिए होगा, क्योंकि करंट के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आई आर। तो जब तक करंट नहीं होगा तब तक हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जो पोटेंशियल कहीं का भी पार्ट का निकालना हो, चाहे इस साइड का निकालना हो चाहे इस साइड का, तो पहले तो करंट चाहिए। तो करंट के लिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाला, फिर उसके बाद उसको इसके साथ ये, क्योंकि ये पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया, एंड देन उसके बाद सीरीज लगा दिया, ऐड किया, आपके पास नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपने टोटल सर्किट के अंदर करंट निकालने के लिए जो गिवन पोटेंशियल था v, वो यूज़ किया है, और उसमें नेट रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया ताकि आपका करंट आ जाए। लेकिन अब ये करंट हमें फ्लो कराना है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, सो दैट कि हमें इस कॉम्बिनेशन का ही पोटेंशियल मिल जाए। तो वही हमने किया कि आर ए बी जो हम कैलकुलेट कर चुके थे उसको यहाँ पुट कर दिया, और टोटल करंट यहाँ का लेके सॉल्व किया, एंड यू विल गेट द आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.21, और यहाँ पर आपको एक इनफाइनाइट चेन दे रखी है 1 ओम रेसिस्टेंस की, जिसमें हर एक कुछ पर्टिकुलर रेसिस्टेंसेस अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे 1 1 1, ये तीनों कॉम्बिनेशन हर बार आपको अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, और ये चेन कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, दिस चेन गोज टिल इन्फिनिटी।
और क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई, यानी ये पूरा सर्किट कनेक्टेड होगा किसी 12 वोल्ट सप्लाई के साथ, एंड विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 बाय द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो आपसे कहा है कि एक ऐसे सर्किट का करंट निकालो जिसमें इनफाइनाइट चेन बनी हुई है, 1 ओम रेजिस्टेंस इसकी, एज शोन द बाय द कॉम्बिनेशन, फिगर से शो कर दिया है, और बोला है कि उसे हमने कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट बैटरी के साथ जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस था 0.5 ओम। तो करंट का फॉर्मूला होता है, पहले करंट से ही बात करते हैं, तो ये होता है नेट ईएमएफ बाय नेट रेसिस्टेंस। तो आप अगर लेंगे यहाँ पर तो आपको नेट ईएमएफ तो ई हो गया जो कि आपको 12 वोल्ट दे रखा है, नेट रेसिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर दिस रिपीटेड चेन, और इंटरनल रेसिस्टेंस भी आपको ऐड करना पड़ेगा, वो आपको गिवन है 0.5। तो हमें चीज़ें पता है लेकिन आर नेट नहीं पता, तो फर्स्ट जॉब इज़ टू फाइंड आउट द आर नेट। अब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रही हूँ सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमने किया क्या है। अगर कोई चेन इनफाइनाइट है और उस चेन का कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि सारी चेन का सम था x, वो था आपका नेट रेसिस्टेंस x। लेकिन अगर x रेसिस्टेंस में, क्योंकि चेन इन्फिनिटी तक थी, उसके अंदर अगर आप एक रिपीटेड सेक्शन और ऐड कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी फाइनल आंसर क्या होगा, x ही आएगा। तो यहाँ मैंने कहा कि पीछे की जितनी भी चेन थी उनका सबका नेट रिजल्टेंट था x, और उस x के अंदर अगर एक और चेन जोड़ते हैं, यानी कि एक और रिपीटेड सेक्शन जोड़ते हैं, तो उसका भी रिजल्ट आपका x ही मानेंगे, क्योंकि चेन कितनी है, चेन इन्फिनिटी की है, तो इन्फिनिटी का तो कोई एंड नहीं होता। तो अगर आप 1000 लेते हैं, 1000 में एक और ऐड करेंगे तो हार्डली मेक एनी डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू x ओनली, सो इट्स कंसीडर्ड x। लेकिन अब हमारे पास सर्किट, अगर मैंने पीछे की सारी चेन का सम अप मान लिया, रिजल्टेंट मान लिया, नेट रेसिस्टेंस मान लिया x, तो फिर वो नेट रेसिस्टेंस का अब हम आगे फर्दर चेन को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। तो ये x और 1 क्या है, पैरेलल में है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, यानी कि r डैश निकालते हैं, विच विल बी इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द आंसर एज x बाय, अच्छा मैंने तो अभी ये लिखा x प्लस 1 बाय x लिख देते हैं, चलिए ठीक है। अभी r डैश निकालना है, फिर हम उसको x बाय x प्लस 1 लिखेंगे, r डैश निकालने, क्योंकि रेसिप्रोकल करना था हमें, देन हमें ये दोनों ऐड करने हैं उसमें। तो अब r नेट निकल गया, r नेट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये x बाय x प्लस 1, और इसमें ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में, तो इसको हम प्लस 2 कर दें, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, प्लस 2 कर दिया। लेकिन ये जो रिजल्टेंट है r नेट, ये भी क्या होना चाहिए, दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू x, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक इनफाइनाइट चेन के अंदर हमने x कॉम्बिनेशन, इनफाइनाइट चेन से मिला x, और उसमें अगर हमने एक और जोड़ दिया तो भी आपको x ही मिलेगा। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x बाय x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू x। तो ये पूरी चेन है, आप इसका एलसीएम लीजिए एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम डिटरमिनेंट ले सकते हैं, इसके दो फैक्टर्स कौन से बन सकते हैं, तो यहाँ मैं x लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √3, आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, विच विल कम आउट एज 2.73 ओम। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको ये मिल जाती है रेसिस्टेंस की। अब ये आपका आर नेट है, x हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें करंट निकालना था, वैल्यू में पुट करते हैं, सो द करंट विल कम आउट टू बी ईएमएफ जितना दे रखा है 12, और आपको नेट रेसिस्टेंस आ गया 2.73, प्लस में इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम दे रखा है, वैल्यू प्लेस करते हैं एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट एन आंसर 3.7 एम्पियर। ये आप कैलकुलेट करके क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग द आंसर्स। नाउ लेट अस टेक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.22, और क्वेश्चन बहुत लंबा था इसलिए मेरा लिखने का मन नहीं किया, तो आई थॉट यही बुक से ही लेते हैं। फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर विद अ सेल ऑफ 2 वोल्ट and internal resistance 0.40 maintain a potential drop across the resistance wire AB। तो यहाँ पर आपको एक रेसिस्टेंस वायर AB दे रखी है जिसके अक्रॉस सेल का EMF जो है 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये 2 वोल्ट भी दिया हुआ है आपको यहाँ पर, एंड दे आर सेइंग कि 0.4 का आपने एक रेसिस्टेंस भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी नहीं, दैट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, ओके। 0.4 जो है वो आपको इंटरनल रेसिस्टेंस इस सेल का दिया हुआ है। अब आगे बोलता है कि स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट फॉर वेरी मॉडरेट करंट अप टू अ फ्यू मिली एम्पियर, इतने करंट के लिए गिव्स अ बैलेंस ऑफ एट ए लेंथ ऑफ 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर।
तो कहता है कि आपने इसकी यहाँ पर एक EMF कनेक्ट कर दिया है जिसका वो वैल्यू भी दे रखा है 1.02, और कहता है कि जब ये आपने कनेक्टेड किया था तो उसकी बैलेंस लेंथ आती है 67.3 सेंटीमीटर। टू इंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल अ वेरी हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम इज पुट इन सीरीज विद इट, और इसके साथ सीरीज में आपने 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर रखा था, विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट, और इसको हमने शॉर्ट कर रखा है बैलेंस लेंथ के पास ही, यानी इस बैलेंस पॉइंट के पास ही। द स्टैंडर्ड सेल is then replaced by a cell of unknown EMF E and the balance point found similarly and turns out to be 82.3। कहते हैं कि अब हमने ये सेल हटा दिया, जो पहले सेल था वो था 1.03, उसके लिए बैलेंस लेंथ आ रही थी 67.3, और अब बोला कि उसे हटा के हमने कोई दूसरा अननोन EMF लगा दिया है वाला सेल लगा दिया है, और उसके लिए बैलेंस लेंथ आ गई आपकी 82.3। तो सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। सो वेरी सिंपल, दिस इज द वे यू विल डू इट। आपने E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 लिखना है। आपको E2 नहीं पता, तो E2 नहीं पता तो बाकी सारे फैक्टर्स को हमने रेसिप्रोकेट करके और E1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन हमारी बन गई। फाइनल बैलेंस लेंथ 82 दे रखी थी, L1 भी आपको दिया हुआ था और E1 की वैल्यू भी दे रखी थी। आपको सिर्फ कैलकुलेट करने हैं एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर विल कम आउट टू बी, एंड आंसर कम्स आउट 1.25 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। नेक्स्ट पार्ट पूछता है व्हाट पर्पस डज द हाई रेसिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। तो आपने यहाँ पे ये 600 किलो ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर से जस्ट पहले। इसका क्या रोल है? इसका रोल सिर्फ इतना है कि ये गैल्वेनोमीटर को हाई रेसिस्टेंस, हाई करंट से प्रोटेक्ट कर सके। जब बैलेंस पॉइंट नहीं आया हुआ होगा तो गैल्वेनोमीटर सडनली बहुत हाई डिफ्लेक्शन शो करता है, क्योंकि उसके क्रॉस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कर जाती है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसकी निडल ना टूटे, उसको एक्सट्रीम एंड पे वो डिफ्लेक्शन ना दे, उसको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए हम ये 600 किलो ओम रेसिस्टेंस लगाते हैं। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेसिस्टेंस? नहीं, क्योंकि ये कहाँ कनेक्टेड है? इस 600 ओम से क्या आपका बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होगा? आप 600 की जगह 6000 लगा दोगे, या 600 किलो तो लगा ही हुआ है यहाँ पे कोई और वैल्यू बड़ी वाली 800 900 कुछ और लगा दोगे, तो क्या उसके बैलेंस पॉइंट पर फर्क पड़ेगा? नहीं। बैलेंस पॉइंट इज बिकॉज ऑफ दिस EMF, और ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब आपका सीरीज में कनेक्टेड रेसिस्टेंस को आप इंक्रीज भी करते हो तो योर बैलेंस पॉइंट विल रिमेन्स। बैलेंस पॉइंट तो सिर्फ बैलेंसिंग एंड बताता है कि कहाँ पर वो EMF बैलेंस हुआ है। इस रेसिस्टेंस का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। हाँ, अगर पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा होता तो फिर उसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल फिर इक्वल हो जाता है, तब हम मानते हैं कि तब, क्योंकि करंट डिवाइड हो गई, करंट दोनों आर्म्स में, ऊपर वाले में भी चली गई करंट एंड नीचे की तरफ भी जाती है, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि रेसिस्टेंस का पोटेंशियल वेरी कर जाएगा। तो A और B या AJ पॉइंट के क्रॉस रेसिस्टेंस वेरी करता है अगर वो रेसिस्टेंस आप चेंज करते हो, बट सीरीज वाले से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो देन इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइविंग सेल? येस, इफेक्ट होता है, क्योंकि नेट करंट सर्किट की इफेक्ट होती है। नेट करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस, और टोटल रेसिस्टेंस के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस का रोल है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस अगर बढ़ाओगे घटाओगे तो उससे आपके बैलेंस पॉइंट पर यानी करंट पे फर्क पड़ेगा, और अगर करंट पे फर्क पड़ेगा तो आपकी बैलेंस लेंथ में भी शिफ्ट आ जाएगा। वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइविंग सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन EMF ऑफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2? वो कहते हैं ड्राइविंग सेल कौन सा होता है? ये वाला, और ये कौन सा होता है? ये सेकेंडरी सेल होता है। तो ड्राइविंग सेल का अगर हम EMF 1 ले लें, यानी इससे भी कम ले लें, ये कितना था? 1.2 था और वो 2 था, तो वो ज़्यादा है, ड्राइविंग सेल का ज़्यादा है और सेकेंडरी सेल का कम है। लेकिन अब वो कह रहा है कि सेकेंडरी सेल का आप क्या ले लो, ड्राइविंग सेल का क्या ले लो? 1 ले लो। तो अगर आप ड्राइविंग सेल का कम ले लोगे, 1 ले लोगे, तो ये तो फिर EMF ऑफ द सेकेंडरी सेल से भी कम हो गया, और अगर ऐसी सिचुएशन आई तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो नल पॉइंट नहीं मिल पाएगा, लेकिन और सर्किट के अंदर जो बैलेंस लेंथ कहाँ शिफ्ट हो जानी चाहिए? बाहर की तरफ शिफ्ट होनी, B से भी बाहर चली जानी चाहिए, टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो जाएगी और आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। वुड द सर्किट वर्क would the circuit work cell for determining an extremely small EMF, say the order of the few millivolt? कहते हैं अगर आप बिल्कुल स्मॉल अमाउंट की पोटेंशियल ले लें मिलीवोल्ट की, तो क्या उस
को ये पोटेंशियोमीटर का सेटअप आपका डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि अगर आप फ्यू मिली वोल्ट की लेंगे तो फ्यू मिली वोल्ट की तो क्लोज टू दी ए आपको रीडिंग दे देती है, क्लोज टू दी यही रीडिंग आ जाएगी, और एज पर जो रीडिंग्स आती हैं उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम कहते हैं कभी भी आप एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल पर्पस लें तो इट इज़ वाइजेबल कि अगर आपकी जो लेंथ आ रही है, बैलेंस लेंथ आ रही है, वो 30 से अबव और 70 से बिलो आती है, तो उस लेंथ के बीच में आती है तो उसे हम एक्यूरेट मानते हैं। अगर उससे कम में आ रही है, यानी 10 पे, 5 पे, 7 पे बैलेंस लेंथ आ जाती है, तो फिर वो एक्यूरेट नहीं मानी जाती, उसमें एरर परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये जितने भी पॉइंट्स इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछे गए हैं ना, ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीरीज़ में हम लगाते क्यों नहीं है, सीरीज़ वाले रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएं या घटाएं तो उससे नल पॉइंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये डिस्कस कर चुके हैं अगर ड्राइविंग सेल का वोल्टेज कम हो तो नल पॉइंट नहीं बनता है। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी बैलेंस पर अफेक्ट बाय हाई रेसिस्टेंस से, इस वाली हाई रेसिस्टेंस से क्या बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, बट ये रिवीजन है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, और ये कभी भी एज अ ट्विस्ट करके थोड़ा सा भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, ये क्वेश्चन या रिकैप करने के लिए अच्छा था। क्वेश्चंस तो और भी हैं, आप ये भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ 3.23 एंड सो ऑन, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है कंपैरेटिवली। इस टाइप का ही क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया, तो आई होप ये आप कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स हों तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।